हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसके सिलेबस क्या होता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसके पक्ष क्या होते हैं और उसमें प्रमोशन किस तरीके से होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। डीडीए जेईई देखो, आपका वैसे भी एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है जो बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि सिंगल एग्जाम होता है, मतलब एक सीबीटी होता है, कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होती। और आप सेंटर में, मतलब आप इंडिया के सेंटर में, इंडिया की कैपिटल में जॉब कर रहे होते हो, जो बहुत ही एक अच्छी जगह है। जो एक सिविल इंजीनियर को काम करने के लिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूं तो उनके काम करने के लिए बहुत ही एक अच्छा वर्क प्लेस है। ये एक अच्छा वर्क प्लेस भी प्रोवाइड करता है, इसका अकोमोडेशन भी वैसा ही होता है। देखो, सपने तो हर किसी को देखने का हक होता है, सपने तो हर कोई देखता है, बट उसको अचीव करने के लिए मेहनत कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप देखोगे जितने भी सारे एग्जाम है, चाहे आप एसएससी जेईई देख लो, डीडीए जेईई देख लो, चाहे आप सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम DSSS का देख लो, या किसी भी स्टेट एई की बात कर लो, सबका टेक पार्ट तो भाई सेम रहता है। डिफरेंस कहां आता है? उनके नॉन टेक पार्ट में। तो आपको जो नॉन टेक पार्ट है उस पर भी उतनी ही इक्वल मेहनत करनी होती है। जब हम देखते हैं तो बाकी कोई भी एग्जाम देखोगे, किसी के 2 पेपर हो रहे हैं, किसी में इंटरव्यू इंक्लूडेड है। अगर कोई एई का एग्जाम दे रहे हो तो इंटरव्यू इंक्लूडेड है। एसएससी जेईई का भी आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी जेईई में भी आपके पास में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देना होता है। आप मतलब एक स्ट्रेस को, सीबीटी 1 वाले स्ट्रेस को कैरी करते हो, सीबीटी 1 निकालते हो, फिर सीबीटी 2 का स्ट्रेस रहता है, उसको कैरी करना होता है। और ये थोड़ा सा एक लंबी प्रोसेस हो जाती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि देखो, एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, टाइम लगेगा, उस ड्यूरेशन में जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा, प्री हुआ, प्री के बाद में 2 महीने के बाद में मेंस होगा, मेंस के बाद में आपके पास रिजल्ट आएगा और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो उसी सीरीज में हम यहां पर डीडीए जेईई में क्या होता है, आपका सिर्फ सिंगल एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और उसका रिजल्ट आने के बाद में आपको जो ज्वाइनिंग होती है वो एक ही जगह पर मिल जाती है, दिल्ली में ही मिलेगी। मतलब दिल्ली एनसीआर में ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और बाकी कोई भी एग्जाम में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो वहां पर आपको जो ज्वाइनिंग है वो डिफरेंट लोकेशन पर मिल सकती है। यहां पर आपको बेनिफिट ये है कि आप दिल्ली में ही रह के आप फर्दर अपनी स्टडीज करनी है, फर्दर अगर आपको कोई भी इनिशिएट करना है, कोई भी चीज आपको स्टार्ट करनी है, या कुछ भी अपने आप में इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट में से एक है जहां आपको काम करना चाहिए। ये एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि यहां पर आप काम करते हो तो यहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। जैसे हम बात करेंगे कि जब हम इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि यहां पर काम क्या क्या होता है आपके लिए, मतलब आपको क्या क्या काम करना होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। तो यहां पर आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए बात करेंगे। तो हमारा ऑर्डर क्या रहने वाला है, सबसे पहले पोस्ट डिटेल जो लास्ट आ रखी है, मतलब जो लास्ट टाइम तक आपके पोस्ट कितनी आ रखी है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, जॉब प्रोफाइल क्या थी, सैलरी क्या मिलती है, प्रमोशन क्या मिलते हैं। भाई सैलरी सबको चाहिए ना, पैसा, इसी के लिए तो भाग रहे हो, क्या बोलते हैं, इसी के लिए तो हम भाग रहे हैं। तो जो आपको पैसा चाहिए ना, तो उसी पे हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले कितनी मिलती है। यही तो देखते हो ना, कहीं भी जॉब करने जाते हो तो पहली चीज क्या देखते हो, पैसा। चलो ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं लास्ट जो आपके पास पोस्ट रही थी, 236 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था, जिसके अंदर यूआर की 98, ईडब्ल्यूएस की 23, एससी की 35, एसटी की 18, ओबीसी की 62, एचएच हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और ओएच आपके पास 5 और 4 दे रखा था। अब इसके अंदर ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 घंटे का पेपर होता है। जैसे बाकी एग्जाम होते हैं वैसे इसकी भी ड्यूरेशन होती है, कितनी होती है, 2 आवर्स की ड्यूरेशन होती है। 2 घंटे आपको एग्जाम देना है, आपको क्या देना है, 2 घंटे का एग्जाम देना है। फिर आपके पास क्वेश्चंस कितने होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, जो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मतलब एमसीक्यू टाइप आपका इसका एग्जाम होता है। अब आपके पास एमसीक्यू एग्जाम हो गया, इसका जो रेशियो रहता है वो 66.67% टेक्निकल का रेशियो रहता है, और यहां पर 33.33% इसका नॉन टेक का रेशियो रहता है। क्या रहता है, नॉन टेक का रेशियो रहता है।
मतलब 66.67% आपको टेक्निकल पढ़ना है और 33.33% आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की जो मेजर वेटेज रखता है। टेक्निकल की हम बात करने वाले हैं। टेक्निकल में अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल होते सारे सब्जेक्ट हैं। अब इससे पहले यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऐड नहीं था, बट लास्ट एग्जाम में ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है, जितने भी आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट थे। तो अब आपको न्यू अपडेटेड सिलेबस को पढ़ना है। मतलब आप अगर एसएससी का टेक तैयार कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली डीडीए जेई का टेक भी तैयार हो जाता है। मतलब टेक पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है, टेक पोर्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो एसएससी का सिलेबस है वही आपका एग्जैक्टली डीडीए जेई का सिलेबस है टेक्निकल पोर्शन का। तो यहां पर हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेज, मैन्युफैक्चर एंड क्वेरिंग ऑफ मटेरियल्स, एग्जांपल बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, एस्बेस्टोस प्रोडक्ट, टिम्बर, मतलब एक्स्ट्रा जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, बिटुमिनस मटेरियल, पेंट, वार्निशेज, इन सब के बारे में बात की गई है। मतलब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि बिल्डिंग मटेरियल में सारे ही पार्ट को कंसीडर कर लिया गया है, सारे ही पार्ट को कंसीडर कर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में एस्टिमेशन, कोस्टिंग एंड वैल्यूएशन। एस्टिमेशन में भी इसने कोई पार्ट को नहीं छोड़ा है। इसने इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ एस्टिमेट को पूरे को इंक्लूड किया है। टाइप ऑफ एस्टिमेट कितने टाइप के होते हैं ये सारा। फिर इसने यूनिट ऑफ मेजरमेंट की भी बात की, स्पेसिफिकेशन की भी बात की है। फिर तीसरा यहां पर रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस में इसने कितना आउटटर्न होता है इसके बारे में भी बात की। फिर इसने नेक्स्ट किसके बारे में बात की, यहां पर बिल्डिंग एस्टीमेट कैसे 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 कैलकुलेट करते हो, आर्च मशीनरी की कैलकुलेशन कैसे करते हो। फिर हम यहां पर नेक्स्ट देखते हैं रोड एस्टीमेट, मतलब अर्थवर्क के बारे में देखते हैं। फिर वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, बार बेंडिंग स्केड्यूल, ये सारी चीज, सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन फॉर्मूला, ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला, सिम्पसन्स रूल, सारे रूल को पढ़ना है आपको। ठीक है, कोस्ट एस्टीमेट ऑफ सेप्टिक टैंक, इस पर काफी बार क्वेश्चन भी आ रखे हैं डिफरेंट एग्जाम में। फ्लेक्सिबल पेमेंट, ट्यूब वेल, आइसोलेट्स एंड कमाइंड फुटिंग, मतलब आइसोलेट और कमाइंड फुटिंग इसका भी पूछ रखा है। स्टील ट्रस, पाइल कैप्स, इन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब एस्टीमेट क्या होता है, अगर आपको कंक्रीट का एस्टीमेट आता है, मतलब कंक्रीट की कैलकुलेशन कर पा रहे हो और आपको ये पता है कि किस पार्ट को डिडक्ट करना है और किस पार्ट को इंक्लूड करना है, तो आप इस पार्ट को इजीली कवर कर जाओगे। फिर आपके आता है यहां पर वैल्यूएशन कंप्लीट दे रखा है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन दे रखा है। इसने कहीं पर भी ये बात नहीं की है, वैल्यूएशन के बाद में इसने कहीं पर भी टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई बात नहीं की। मतलब टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, कहीं पर भी टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। बट हाँ, हम उसको एक चैप्टर को नहीं छोड़ते हैं, उसको पढ़ लेना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन आ गया, एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन आ गया तो बेनिफिट ही है ना। चलो, इसके बाद सर्वेइंग में, सर्वेइंग का भी इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, लगभग 10 मार्क्स के आसपास, 8 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज रहता है। अगर 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन में से आपके पास 8 से 10 सर्वे के अंदर भी इसने कंप्लीट कवर किया है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से लेके एडवांस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट तक सारा कंप्लीट इसने किया है। ठीक है, इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स का इतना वास्ट सिलेबस दे रखा है, जैसे ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डेफिनेशन, पोरोसिटी, डिग्री, मतलब इंडेक्स प्रॉपर्टीज को सबको मेंशन कर लिया गया। मतलब यहां तक अगर हम बात करेंगे तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज को मेंशन कर लिया गया। फिर हम यहां पर देखेंगे तो स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट, मतलब जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो यहां पर कंसिडर हो गया। क्लासिफिकेशन, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अटरबर्ग लिमिट, आईएसआई सॉइल क्लासिफिकेशन, प्लास्टिसिटी चार्ट, ये आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो सॉइल में पढ़ाए जाते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसका क्या है, मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। फिर परमिएबिलिटी वाला पूरा चैप्टर दे रखा है, इफेक्टिव स्ट्रेस दे रखा है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ये वाला पार्ट पूछा जाता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन पूरा दे रखा है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, यहां पर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, ई लॉग, पी कर्व, कंप्यूटेशन ऑफ अल्टीमेट सेटलमेंट, यहां तक आपको कंसोलिडेशन दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर शियर स्ट्रेंथ, डायरेक्ट शियर, वेन शियर, ट्राइएक्सियल शियर, सॉइल कॉम्पैक्शन दे रखा है, कॉम्पैक्शन वाला पूरा पार्ट दे दिया। अब इसने यहां पर देखो, इसने एक छोटा सा पार्ट मेंशन किया है कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, मतलब ये आपके सेलो फाउंडेशन के पार्ट में कंसीडर होते हैं। तो सेलो फाउंडेशन का जो पार्ट होता है, सेलो फाउंडेशन का जो पार्ट होता है वो भी सॉइल मैकेनिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीप फाउंडेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हाइड्रोलिक्स में बात करें तो इसने तीनों पार्ट को इंक्लूड किया है कि इसने पंप एंड टरबाइन भी दे दिया, फ्लो इन ओपन चैनल भी दे दिया और फ्लूइड का पूरा कंप्लीट पार्ट दे दिया, जिसके अंदर एक्स्ट्रा जितने भी आते हैं, वियर,
फ्लूम्स, वियर फ्लूम्स स्पिलवे के बारे में भी आपसे इंफॉर्मेशन पूछी है इसने। मतलब यहां पर पूरा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, एफएम, एचएम एंड ओसीएफ तीनों के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन में यहां पर आपके पास क्या इफेक्ट ऑफ इरिगेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डेफिनेशंस क्या है, मतलब इनिशियल इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। अगर पूरे सिलेबस को अगर ओवरऑल बात करोगे तो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का जो पार्ट है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का जो पूरा पार्ट है वो यहां पर इंक्लूडेड है। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी में कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, जिसके अंदर आप जितने भी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में देखते हो, थ्योरेटिकल पार्ट, ग्रेविटी डैम देखते हो वो भी पार्ट है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है वो भी पार्ट है। तो ये सारे ही पार्ट इसने इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो सैलो एंड डीप वेल, मतलब यहाँ पर वेल फाउंडेशन भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। लेसी थ्योरी, मतलब लाइंड और अनलाइंड कैनाल के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। फिर यहाँ पर जो लैंड को रिक्लेमेशन प्रोसेस होती है, मतलब वहां पर कहीं कहीं पर वाटर लॉगिंग होती है, उसके लिए भी इसने मेंशन किया गया है। और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। फिर इसने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी मेंशन किया है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको क्या दे रखा, हाईवे इंजीनियरिंग का पूरा पार्ट, रेलवे इंजीनियरिंग पूरा, हाईवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग यहां पर मेंशन किया गया है। हाईवे में पूरा पार्ट दिया है। हाईवे में क्या दिया है, यहां पर हाईवे में आपको जितना भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ट्रैफिक डिजाइन, फिर उसके बाद में पेमेंट को डिजाइन करना, ये सारा जो पार्ट है उसका जो थ्योरी पार्ट है, सिग्नल वाला पार्ट है, वो भी हमें पूरा कंप्लीट पढ़ना होता है, ठीक है। यहां पर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में आपके पास यहां पर इस वाले पार्ट को कैंसिल कर, यहां से हटा देना। रेलवे इंजीनियरिंग में कंपोनेंट्स ऑफ, रेलवे इंजीनियरिंग में क्या दे दिया, कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे, स्लीपर, बैलास्ट, फिक्सचर्स, फास्टनिंग, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। फिर यहां पर उसने देखो एक अलग से मेंशन किया ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग इसने पूरा दिया है आपको। स्पीड, फ्लो, डेंसिटी, ये किसका पार्ट है, ये आपका हाईवे का पार्ट है। यहां से लेके ये यहां के कहां का पार्ट है, हाईवे का। रेलवे इंजीनियरिंग भी इसने कंप्लीट मेंशन की है, ठीक है। हाईवे रेलवे दोनों पढ़ना है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इसने चारों पार्ट, मतलब अगर हम मेजर 3 पार्ट की बात करें, एक तो ड्रिंकिंग वाटर होता है आपका, ड्रिंकिंग वाटर वाला पूरा पार्ट दे रखा है इसने। फिर वेस्ट वाटर वाला पूरा पार्ट दे रखा है, वेस्ट वाटर वाला पूरा पार्ट दे रखा है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी पूरा पार्ट है। और इससे इस साल एसएससी जेई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहां से ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर हमें एयर एंड नॉइस पोल्यूशन भी पूछा गया है, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन से भी क्वेश्चन मिले हैं। मतलब इस बार अब एनवायरमेंट से अगर कुछ नया पूछ रहा है तो एयर एंड नॉइस पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कंक्रीट का पूरा पोर्शन है जो हम बीएमसी में पढ़ते हैं, वही यहां भी इंक्लूड हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आरसीसी डिजाइन में। आरसीसी में एडिशनल अगर बात करें तो यहां पर आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में पता होना चाहिए, रेनफोर्स ब्रिकवर्क के बारे में पता होना चाहिए, स्टेयरकेस एंड रिटेनिंग वॉल और वाटर टैंक के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसने ये भी मेंशन कर दिया कि आपको जितनी भी चीजें बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग सब पढ़नी है, वो लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस मेथड दोनों से पढ़नी है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है, वर्किंग स्ट्रेस से भी पूछ सकता है, लिमिट स्टेट से भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्टील डिजाइन। स्टील डिजाइन में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टील डिजाइन में, कनेक्शन। कनेक्शन आपको हमेशा पढ़ के जाना है हर चैप्टर के लिए, मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए आपको हमेशा पढ़ के जाना है। स्टील डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील, कॉलम, बीम, रूफ ट्रस, प्लेट गर्डर, ये सारी चीजें दे रखी है। ये तो हो गई टेक्निकल तक की बात, ये क्या हो गई टेक्निकल तक की बात। अब यहां पर उसको साथ साथ ये भी चाहिए कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, क्वांटिटी अप्रोच कैसी है, और आप नेशनल इंटरनेशनल जो प्रोफिशिएंसी है आप बोलने में कैसे हो। कहीं पर भी अगर आपको कनेक्ट करना पड़ता है तो आपको प्रोफिशिएंसी भी चेक की जाती है, और साथ ही साथ आपकी जनरल अवेयरनेस कैसी है, आप जनरल डेज के आइडियाज कितने रखते हो, आप क्या अप टू डेट रहते हो, ये सारी चीजें यहां पर चेक की जाती है। उसके लिए यहां पर रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल नॉन टेक आपका 40 क्वेश्चन का होता है और टेक आपका 80 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। तो आपको यहां पर आपको मार्क्स नहीं छोड़ने, क्यों, देखो रीजनिंग एप्टीट्यूड तो हम कर जाएंगे, इंजीनियर हम कर लेंगे 10-20, हमें इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ
जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो उनको प्रॉपरली इंग्लिश पे ध्यान देना, ये 10 मार्क्स छोड़ने नहीं है। ये जीके का कोई भरोसा नहीं है, 10 में से 3 आए 4 आए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको मार्क्स कितने रखने, 30+ मार्क्स लेके आने हैं, 30+। और यहां पर आपको सिलेक्शन के लिए, मतलब सिलेक्शन क्या, आपको डीडीए जेई में अगर कहीं पर भी जॉब में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो यहां पर 80 में से आपको 70+ मार्क्स आपके यहां होने चाहिए। मतलब टेक्निकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए डीडीए जेई के लिए। वन टाइम एग्जाम देना, एक ही बार में नौकरी चाहिए। टेक्निकल, नॉन टेक में कुछ ज्यादा नहीं है, जनरल अवेयरनेस में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, तो वो करंट से रिलेटेड भी पूछ लेता है। बाकी उसने स्पेसिफाइड जो भी पॉइंट रहेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस है, उस पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि वहां पर आप देख पाओगे कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो अब बात करते हैं कट ऑफ की। अब तक हमने किस पर बात कर ली, सिलेबस पर। कट ऑफ पर बात करते हैं। तो कट ऑफ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर जब हम 2018 का एग्जाम की बात कर रहे हैं तो कट ऑफ क्या थी, 87.621, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए क्या थी, 75.671, एससी के लिए 74, एसटी के लिए 79, ओबीसी के लिए 81, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जब हम बात करते हैं तो वहां पर 33 आपको कट ऑफ देखने को मिली। तो यहां पर सिमिलरली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 67.625, 65 एंड 74 आपको कट ऑफ देखने को मिली है। ठीक है, अब 18 से 23 में जो 22 में आपको पोस्ट आई थी और 23 में एग्जाम हुआ था, उस रिजल्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, उस कट ऑफ की बात कर रहा हूं। जो अभी एग्जाम हो रखा है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो हम उस कट ऑफ को इंक्लूड नहीं कर पा रहे। तो कट ऑफ मार्क्स कितने रह रहे हैं यहां पर आपके सामने, 91। देखो 87 से ये कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो गई, 91 सिविल के लिए। 75 से ये कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो गई, 79। मतलब 4 मार्क्स के आसपास आपकी कट ऑफ बढ़ी है। बट अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, इससे पहले ईडब्ल्यूएस में नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 87, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये प्रीवियसली के बराबर ही रह गई, प्रीवियसली जो जनरल की कैटेगरी है उसके बराबर। यहां पर देखो एससी की कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। एससी की कट ऑफ में अगर आप देख रहे हो 74, यहां 81 है। यहां पर एसटी में 79 है, यहां 82 है। यहां पर 3 मार्क्स का चेंजेस आया। ओबीसी में 81 थी, अब 87 है। और एचएच का जो रिजर्वेशन था उसमें 33 थी, अब 50 है। मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है टाइम के साथ। 18 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, 23 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, अपने नॉलेज लेवल को आपको क्या करना है, बूस्ट करना है। बात समझ में आई? अपने नॉलेज लेवल को आपको क्या करना है, बूस्ट करना है। तो आपको इस एग्जाम के लिए आपको टाइम टू टाइम आपको और पढ़ना पड़ेगा। अगली बार की जो कट ऑफ है वो 91+ ही मिलेगी, चाहे 92 मिलो चाहे 93 मिलो, मतलब 90+ मार्क्स आपको चाहिए। तो सेफर साइड अगर हम स्कोर देखना चाहें तो हम 100 मार्क्स का स्कोर देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 79, ये 78, यहां पर 71, 71, 76 एंड 40 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को कंपेयर करें तो हमारे पास एसटी में 6 मार्क्स कट ऑफ इंक्रीज हुई, एससी में आपके पास 4 मार्क्स, सिमिलरली ओबीसी में 2 मार्क्स की कट ऑफ इंक्रीज हुई है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप नेक्स्ट जो डीडीए जेईई अटेम्प्ट करोगे उसके लिए आपको 100+ मार्क्स की तैयारी करनी है। 120 में से आपके पास कितना अलाउ है, आप मैक्सिमम जो गलत और सही करके आने, आपको 100+ क्वेश्चन सही करके आने। 20 क्वेश्चन गलत हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 क्वेश्चन भी नहीं, आपको यहां पर 15 का ही मार्जिन रखना है। क्योंकि जो 105 क्वेश्चन सही कर रहे हो, जो 5 क्वेश्चन है वो आपके 15 क्वेश्चन को नेगेटिव जो है उसको भी तो कंपनसेट करेगा ना। तो 105 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। काम क्या क्या होता है इसका। बेसिकली काम जो होता है प्लानिंग का होता है, प्रोजेक्ट को डेवलप करने का होता है, फिर उसमें कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का होता है। सबसे पहला काम क्या होगा इसका, प्लान करने का कि क्या काम है उसके बारे में। दूसरा काम होगा उसको डेवलपमेंट, उस दिल्ली का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर इसका एक मेजर रोल रहता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। फिर वहां पर कहां कहां क्या क्या कंस्ट्रक्शन होने चाहिए उसके बारे में भी। अब कौन कौन से कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कमर्शियल लैंड्स हो सकते हैं, लैंड मैनेजमेंट, लैंड डिस्पोजल और डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम को डिजाइन करना क्या है, वहां पर जब भी पानी आता है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। तो अब क्या है, धीरे धीरे इसमें अपडेट हो रहे हैं।
तो सीवरेज सिस्टम को सुधारा जा रहा है। फिर आपके पास क्या है, वहां पर जो गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिस्पोजल करने के लिए वहां पर आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। कहां डिस्पोज करोगे? अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि गडकरी साहब ने इसमें अपडेट किया है कि काफी ज्यादा जो दिल्ली के अंदर वेस्टेज इकट्ठा हो रखा है उसको वो रोड बनाने में काम में ले रहे हैं। तो धीरे धीरे वहां का वो लैंड फ्री हो रहा है, बट आपको फ्यूचर के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, लैंड का जो मतलब जो गार्बेज है उसको डिस्पोजल करने के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट तो होगी। वो कौन देखेगा? वो आप लोग देखोगे। वो किस तरीके से प्रोवाइड करना है, कितना लैंड प्रोवाइड करना है, किस फैक्ट्री को कितना प्रोवाइड करना है, वो सारा आपको देखना होता है। मतलब आपके थ्रू अप्रूवल जाएगा। फिर लैंड मैनेजमेंट इसी में आ गया। कमर्शियल लैंड कौन से हैं और हाउसिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं, उन पर भी जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू जो आपको लैंड्स मिलते हैं, जो घर मिलते हैं, जो प्लॉट्स का अलॉटमेंट भी होता है, उसके लिए एक स्कीम भी निकलती है। तो उसके अंदर कुछ आपको रिबेट भी मिल जाती है, कुछ अमाउंट रिफंड भी हो जाता है, कुछ अमाउंट कम हो जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, वो जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो कौन बनाता है? डीडीए का, जो डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाता है इसको। अब यहां पर जेई का काम क्या रहता है? इस कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करने का, प्लानिंग, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन, इसको देखने का काम यहां पर आपका रहेगा। ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। फिर अगर सैलरी की बात करूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सैलरी तो हर किसी को देखनी होती है। सैलरी की अगर बात करूं तो ग्रेड पे आपकी 4200 है, जो आपकी कई सारे स्टेट जेई में जो जॉब मिलती है उससे ज्यादा है ग्रेड पे। ठीक है, कई जगह 3600 की है, बट एसएससी के बराबर इसकी ग्रेड पे, एसएससी की 4200 है, 4200 इसकी भी ग्रेड पे है। बेसिक पे आपको मिलता है 35,400, इतना आपको बेसिक पे मिलेगा। अब बेसिक पे पर डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है 34%, जो 35,400 का होता है 12,036 आपको फर्स्ट टाइम ये सैलरी मिलेगी। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 9558 का 27%। ये टाइम टू टाइम ये दोनों चीजें क्या रहती है? टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है। टाइम टू टाइम ये चीजें क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है। फिर आपको जो टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, वो 4824 रुपीज मिलता है। फिर ग्रोस पे आपका टोटल हो गया 61,816। जब इसमें नौकरी लग जाती है तो महीने की जो आखिरी तारीख होती है 30, या अगले महीने की जो पहली तारीख होती है, उस टाइम आपके अकाउंट में कितने रुपीज होते हैं? 61,816। बट इसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है एनपीएस का, जैसे 4,744 का डिडक्शन भी होता है। तो आपको इन हैंड आपको मिलता है 57,072 रुपीज, मतलब 57,000, 50,000 प्लस की इनकम, 50,000 प्लस की सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। जब अकाउंट में क्रेडिट होती है ना ये सैलरी, तो सुकून मिलता है। बात समझ में आई? तो इसी सुकून के पीछे भागना है। जो आप बात कर रहे हो जेई की जो सैलरी की, आप देखो इसका बेनिफिट क्या क्या है। यहां पर प्राइम लोकेशन पर हो, फर्दर स्टडीज करनी है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, फर्दर आप अपडेटेड कोई भी एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि टाइम के साथ तो हमें क्या होना होगा? अपग्रेड होना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास एक हैंडसम सैलरी आपके हाथ में आती है 57,000 रुपीज, और वहां पर आपको एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट पर काम करने के मौके मिलते हैं। वहां पर प्लानिंग, डेवलपमेंट, इन सब में आप पार्टिसिपेट करते हो। ये सब तो ठीक है सर, अब इसमें प्रमोशन का क्या है? अब इसमें प्रमोशन की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर टू असिस्टेंट इंजीनियर जब हम प्रमोट होते हैं तो हमारे पास बेसिकली इसके लिए जो ड्यूरेशन बताई गई है वो 3 to 5 ईयर्स पर रहती है। मतलब 3 to 5 ईयर्स में इसमें प्रमोशन हो जाता है। रेस्ट आप लोगों पर भी डिपेंड करता है, वहां पर कितनी वैकेंट सीट रहती है, कितना रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रमोशन सेट्स होते हैं। मतलब अब आपके पास वहां वैकेंट है तो आपको 3 साल में मिल जाएगा, वैकेंट नहीं है तो 5 साल में आपको मिल जाएगा प्रमोशन। मतलब प्रमोशन करने के बाद में जेई टू आप क्या प्रमोट हो जाते हो? एई, अगले लेवल पर पहुंच जाते हो, असिस्टेंट इंजीनियर, जिसकी ग्रेड पे कितनी होती है? 5600, जिसकी आप सैलरी ऑन एंड एवरेज करोगे तो 80 to 90,000 आपको सैलरी मिलती है इन हैंड। ठीक है, मतलब आपको जो सैलरी स्टार्ट होगी, मुझे आइडिया है जहां तक 72,000 तक इसकी सैलरी इन हैंड मिलने लग जाती है। तो मतलब आपकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, आपके अलाउंसेज काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये जो एक सफ़र होता है जेई से लेके एई बनने का, उसमें आपको काफ़ी सारा नॉलेज भी होता है। ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज पर, आपको देखो मिनिमम एक ड्यूरेशन, कहीं भी एक प्रमोशन लेने के लिए मिनिमम एक ड्यूरेशन तो काम करना होगा। वो ड्यूरेशन इन्होंने 3 to 5 ईयर सेट की है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और डीडीए जेई के रिगार्डिंग हमने यहां पर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यहां पर कवर कर ली है। डीडीए जेई के रिगार्डिंग हमने यहां पर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कवर कर ली है। इससे रिगार्डिंग
आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, यहां पर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हो। शुभम सर PW सर्च करोगे तो टेलीग्राम मिल जाएगा। अब जो हमने पक्ष की बात की, जितने भी जॉब प्रोफाइल्स की बात की, जितनी भी चीजों की बात की है, वो सारा DDA JEE के रिगार्डिंग है, बेस्ड ऑन जो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है। यहां तक आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।